हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीतू। टुडे वी डिस्कस एनसीईआरटी बुक अध्याय नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। राशिदा का सवाल। राशिदा ये लड़की है, ये सवाल कर रही है। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। राशिदा जो थी वो अखबार पढ़ रही थी बैठी हुई। अचानक से उसकी निगाह कहाँ पड़ती है? सुर्खियों पर पड़ती है कि 100 साल पहले। जैसे जब हम अखबार देखते हैं तो हमारी निगाह एकदम से सुर्खियों पर जाती है, वैसे ही इसकी निगाह कहाँ पे गई? सुर्खियों पर गई 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ। और वो बैठी बैठी सोचने लग जाती है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा, ये कोई कैसे जान सकता है, कैसे पता लगाएं। फिर वो सोचने लगती कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। कल का पता लगाने के लिए हम कई बार सोचते हैं ना कि कल क्या हुआ था, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, ठीक है, अखबार पढ़ लेते हैं, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? कल का पता लगाने के लिए। ओके। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से पता कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। और कल क्या हुआ था इसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं? कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसे इसके बारे में पता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? परंतु जब बहुत पहले क्या हुआ था और कैसे हुआ था ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ओके। अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? हम अतीत के बारे में कैसे और क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? लोगों के कपड़े पहनने के ढंग से, उनके घरों में रहने के ढंग से, ठीक है। हम उनके बारे में उनके रहने के स्टाइल वगैरह से जान सकते हैं, कैसे रहते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, ठीक है। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं? इन्हीं सब चीज़ों की सहायता से हम इन सब के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। हम यह भी पता कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, ठीक है, और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। हम यह भी पता कर सकते हैं, अतीत के बारे में जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है। अब देखते हैं हम नर्मदा नदी कहाँ पे है। ओके, ये देखिए नर्मदा नदी ये है नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ था? कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कई लाख वर्षों से लोग कहाँ पे रह रहे हैं? नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, और ठीक है। और ये लोग क्या थे? ये आरंभिक लोग थे जो क्या थे? कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। और कौन थे ये? ये जंगलों में रहने वाले वो लोग थे जिन्हें पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी थी। या फिर हम ये कह सकते हैं जो जैसे कौन सा पौधा कहाँ पे होगा, कौन सा पेड़ कहाँ पे होगा, क्या चीज़ कहाँ पे होगी जंगल में, उसके बारे में इन्हें अच्छी नॉलेज थी। ओके। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और ये अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए किन पर निर्भर थे? इस जंगल पर निर्भर थे। जैसे ये जंगल से क्या चीज़ इकट्ठा करते थे? जड़ों को, फलों को, ठीक है, और जंगल के अन्य उत्पादों को इकट्ठा किया करते थे अपने खाने के रूप में। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। आखेट क्या होता है? शिकार करना, ठीक है, जानवरों को मारना। ओके। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखते हैं हम सुलेमान की किरथार हिल्स कहाँ पे हैं? सुलेमान में, ठीक है, किरथार सुलेमान ये पे है उत्तर पश्चिम में। ये है उत्तर, ये है पश्चिम, ठीक है।
कहाँ पे है उत्तर पश्चिम, इसे हम उत्तर बोलते हैं, इसे हम पश्चिम बोलते हैं। और सुलेमान किरथार हिल्स कहाँ पे है, ये उत्तर पश्चिम में है। अब फिर हम चलते हैं अपने पेज पे। अब हम पढ़ते हैं, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कहाँ पे आरंभ किया उपजाना? 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथार की हिल्स में, जो कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में। और कौन सी फसल उपजाई उन्होंने? गेहूँ और चावल, ठीक है, गेहूँ चावल नहीं, सॉरी, गेहूँ और जौ को उपजाना प्रारंभ किया 8000 वर्ष पहले। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उन्होंने कौन से पशुओं को पालतू बनाया? भेड़, बकरी को, गाय, बैल को, ठीक है। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ पे रहते थे? ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। अब ये कह रहे हैं उत्तर पूर्व में गारो। उत्तर पूर्व में गारो कहाँ पे है? ये है उत्तर, ये है पूर्व। यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ ये हैं, ठीक है। और विंध्य कहाँ पे है? ये है, ये विंध्य की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे है? भारत के मध्य में है ये विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। अब ये कह रहा है कि मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अब ये देखते हैं, सिंधु नदी ये रही, और इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है? सतलुज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी और व्यास नदी। ये क्या है? इनकी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? ये सारी हैं, ओके। अब हम देखते हैं, दोबारा अपना पेज पे आते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। कौन सी होती है सहायक नदी? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर थे, उनका क्या हुआ? विकास हुआ, या वह फले फूले। इससे आपको बेटर दिखेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। कहाँ पे हुआ? गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्री तटवर्ती इलाकों के किनारे हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब ये कह रहे हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन कहाँ पे है मैप में? अब हम देखते हैं मैप में, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, ठीक है। ये है गंगा नदी, और इसकी सहायक नदी कहाँ पे है? ये गंगा नदी देखो यहाँ से जा रही है, ठीक है। इसकी ये है सहायक नदी सोन है। किसकी? गंगा की सहायक नदी सोन है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके राजा क्या थे? बहुत ही शक्तिशाली थे, ठीक है। और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, और इन्होंने अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे ही राज्य की स्थापना की थी, ओके। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने क्या किया कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की। लोगों ने कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कभी कभी क्या होता था, जो हिमालय होते थे उनके ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण ये यात्रा क्या होती, जोखिम भरी हो जाती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। फिर भी वो यहाँ की यात्रा करते थे, और यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं हो सकी कभी भी, इन सब चीज़ों के बावजूद, ठीक है। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी जो लोग थे वो कभी तो जीविका की तलाश में, कभी इन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, इनसे बचने के लिए वो कहाँ जाते थे? एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, एक स्थान से दूसरी जगह पे,
ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी जो सेना होती थी वो दूसरे राज्यों को जीतने के लिए वहाँ पे जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और जो व्यापारी थे वो अपने कीमती सामान को लेकर अपने काफिले के साथ या जहाज़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु, जो धार्मिक गुरु थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते। धार्मिक गुरु कौन थे? जो सलाह देते थे, शिक्षा देते थे। और वो क्या करते थे? एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। ओके। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग थे जिन्हें अलग अलग जगह के बारे में जानकारी हासिल करनी होती थी। वो भी इन जगहों की खोज में जाते थे ताकि वो इन जगहों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जैसे लोग इन यात्राओं पर जाते तो एक दूसरे से बातचीत करते और उनके विचार सुनते, समझते। इससे विचारों का आदान प्रदान होता था। ठीक है। और एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान पाते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब ये कह रही है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं और समुद्र, ये क्या करते हैं? प्राकृतिक सीमाएँ हैं। ये हमारे नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं। ठीक है। ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जो लोग थे, जो बाहर से आने वाले लोग थे या फिर जो यहाँ से जाने वाले लोग थे, उन्हें इसे पार करना आसान नहीं था। किसको? इन फ्रंटियर्स को या प्राकृतिक सीमाओं को। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा करना चाहा, उन्होंने ऐसा किया भी। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके। उन्होंने पर्वतों की ऊंचाई को छुआ तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। ठीक है। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। जो उपमहाद्वीप था, जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, वहाँ पे लोग आए। कहाँ से? बाहर से आए और यहीं पर आकर रहने लगे। ठीक है। बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध, जो लोग थे उनके आवागमन ने क्या किया? हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। ठीक है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। लोग क्या करते थे? कई सालों से लोग क्या कर रहे हैं? पत्थरों को तराश रहे हैं, संगीत बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके भी यूज़ कर रहे हैं कि भोजन के लिए हम नए बनाने के नए नए तरीके कैसे ढूंढें। इन पर वो नए नए तरीके बना रहे हैं कि भोजन के बारे में। ओके। पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, इन सब चीज़ों के बारे में नए नए तरीके ढूंढते कि इन सब चीज़ों के बारे में हम नया कैसे जानें। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हम 2 नामों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? इंडिया और भारत। ठीक है। किसके लिए? अपने देश के लिए करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से लिखा है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। इंडस ये नदी है। ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अगर आपके पास एटलस है तो उसमें ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज, जो ईरानी थे और यूनानी थे, वो कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। और उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदोज और इंदोज। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा उन्होंने? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनके द्वारा किया गया था। किसका? भरत नाम का प्रयोग। ओके। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की
आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे उल्लेख मिलता है इनका जो उत्तर पश्चिम से रहने वाले लोग आए थे, इनका उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद की आरंभिक कृति में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो, ये देखो, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का पृष्ठ। ये क्या है? पृष्ठ है। किससे बना हुआ है? ताड़पत्रों से बना हुआ है। ताड़पत्रों की एक पांडुलिपि है ये। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी ये पांडुलिपि? 1000 वर्ष पहले। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। क्या करते थे लोग? पहले के लोग जो ये ताड़ पत्थर थे, इनके वो पत्ते थे, इनको काट दिया जाता था, फिर उन्हें एक साथ बांध दिया जाता था जिससे कि बुक बना सके। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये किससे बनी है? ये भुर्ज के पेड़ से बनी हुई है, जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी हुई है ये पांडुलिपि, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें। अब ये कह रहा है कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। मतलब कई तरीके होते हैं अतीत के बारे में जानने के लिए। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। कौन सा तरीका? पहला तरीका क्या है? अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई थी उनको ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है। जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द था, जो किससे निकला था? लैटिन शब्द मैन्यू से निकला था, जिसका अर्थ था हाथ, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये पांडुलिपियाँ कहाँ पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। और हिमालय में भुर्ज नामक एक पेड़ था, उसकी छाल को विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। जो ये पांडुलिपियाँ थी, ये कागज़ की बनी होती थी, ये ताड़पत्रों की बनी होती थी, इसलिए इनको किसने खा लिया? कीड़ों ने खा लिया, और कुछ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। और कहाँ पे प्राप्त होती है ये? मंदिरों और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। किस किस चीज़ के बारे में चर्चा मिलती है इन बुकों में? व्यवहारों, मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, व्यवहारों के बारे में, राजा के जीवन के बारे में, औषधि मेडिसिन वगैरह के बारे में, ठीक है, विज्ञान के बारे में, इन सभी विषयों पे चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। और हमारे यहाँ पे क्या क्या है? महाकाव्य है, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गई, ये महाकाव्य होते हैं। और कविताएं भी हैं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। इनमें कई तो क्या होता है? संस्कृत में मिलते हैं हमें, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। और अन्य किस में है? प्राकृत भाषा में और तमिल में है, ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। जो प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम किस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं? हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षित कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कहाँ पे उत्कीर्ण किए? धातु पे। जैसे कठोर सतह होगी, धातु होगी कोई, उस पर उसकी कठोर सतह होती है, उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे।
कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है, जो राजा थे वो क्या करते थे, कभी कभी इन पर अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग इन्हें बाद में पढ़ सकें, देख सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। और अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते जिनमें राजा हो गए, रानियां हो गए या कुछ आम लोग थे जो अपने विवरण उत्कीर्ण कराते थे, ऐसे भी अभिलेख मिले हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इनमें क्या होता था, जो राजा महाराजा थे वो जो युद्ध करते थे उनके बारे में लिखा होता था, उनका लेखा जोखा होता था। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है। ये अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। ये किसने लिखवाया था? इसे अशोक नामक शासक ने लिखवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। हम अध्याय 8 में इसके बारे में पढ़ेंगे, शासक के बारे में, अशोक के बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हम हिंदी लिपि का प्रयोग करते हैं। ओके, लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपियाँ अक्षरों से बनी होती है और संकेतों से बनी होती है। अक्षर जैसे हम हिंदी में आ, ए, आ, ई प्रयोग करते हैं, वैसे ही इनकी भी कोई भाषा थी जो लिपि, जिसका ये प्रयोग लिपि के रूप में करते थे, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख है ये कौन कौन सी भाषा में है? ये उस क्षेत्र में प्रयोग होती थी। कौन कौन सी भाषा? यूनानी तथा अरमाइक, 2 लिपियाँ प्रयोग होती थी तथा भाषा में है। कौन कौन सी भाषा? यूनानी और अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियाँ हैं और भाषाओं में हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर स्तरों पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ये अब कह रहा है कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस पर लेख लिखना कितना लाभदायक था। ठीक है, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी और ऐसा करने में कितनी मुश्किलें आती थी या कठिनाई आती थी। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। और बहुत सी वस्तुएं थी जो अतीत में बनी थी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता था। जो इन वस्तुओं का अध्ययन करता था, जैसे अभिलेख हो गए, इनका जैसे जो भी कोई अध्ययन करता था, जो भी वस्तुएं मिलती थी उनका अध्ययन करने वाला क्या कहलाता था? पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वो किन किन चीज़ों का अध्ययन करते थे? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों का, चित्रों का और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। वो इन चीज़ों के लिए क्या करते थे? खोज करते थे और उनकी छानबीन भी करते थे। अब हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये क्या है? एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। ठीक है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। कब होता था इनका प्रयोग? 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये देखो, ये एक चांदी का सिक्का है, ये और ये चांदी का पुराना सिक्का है। ठीक है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। कब होता था इन सिक्कों का प्रयोग? 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये सिक्के हैं, ये आज हम जो सिक्के प्रयोग करते हैं उनसे कैसे भिन्न है।
ओके, अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे थे ना। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं किससे बनी होती थी? पत्थर से, पक्की मिट्टी से तथा कुछ धातु से बनी थी। ऐसे तत्व कठोर और तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते, जो धातु से बनी होती थी, ऐसे पत्थर से बनी थी, ये जल्दी से नष्ट नहीं होते थे ये सभी चीज़ें। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे और इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जो लोग थे, जो पुरातत्वविद थे, वो चिड़िया, जानवरों, मछलियों की हड्डियाँ ये ढूंढते थे ताकि पता लगा सके कि लोग अतीत में क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। जो वनस्पतियाँ थी, जैसे पेड़ पौधे हो गए, इनके अवशेष बहुत ही कम बच पाते थे। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। जो लकड़ी थी उसके टुकड़े और अन्न के टुकड़े जल भी जाते हैं तो ये क्या होता है? बची हुई अवस्था में उसी रूप में रह जाते हैं। पांडुलिपियाँ अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। जो ये पांडुलिपियाँ थी, अभिलेख थे और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों का प्रयोग किसके स्रोत के रूप में करते थे? कौन करते थे? इतिहासकार करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत के विषय में जानकारी रखते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर हमें एक भी अतीत के बारे में कुछ स्रोत मिलता है तो हमें उसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है और हमें वो बहुत ही रोचक लगता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? एक एक कड़ी को जोड़ते हैं जिससे उसका पुनर्निर्माण होता है, दोबारा से निर्माण होता है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जो इतिहासकार हैं वो एक जासूस की तरह हैं जो इन स्रोतों को जोड़ते हैं तथा इन सुरागों का प्रयोग करके क्या करते हैं? अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत एक हो सकता है या अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो शीर्षक है इस पुस्तक का, हमारे अतीत का, उसके बारे में ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया गया है? बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते थे। कि मतलब जो लोग थे, समूहों के लोग थे अतीत में, उनके समूह के अलग अलग मायने होते थे अतीत में। ठीक है, उदाहरण के लिए लोगों के लिए उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न होता था। अब ये कहना चाह रहा है कि उदाहरण देता है कि जो पशुपालक थे और कृषक थे उनका जीवन भिन्न था किससे? राजा रानियों के जीवन से। जो राजा रानी थे उनके पास हर सुविधा उपलब्ध थी, जबकि इनके पास नहीं थी। इन्हें मेहनत करनी पड़ती थी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। ओके, जैसा कि हम आज भी देखते हैं और आज भी ये सभी चीज़ देखने को हमें मिलती है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज पालन करते थे। जो लोग थे उस समय भी अलग अलग व्यवहार थे, उनको रीति रिवाज भी अलग थे अलग अलग हिस्सों में देश के। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। जो अंडमान निकोबार के लोग हैं वो आज भी क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल का संग्रह करते हैं। जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, फल फूल ये कहाँ से मिलता है? जंगली उत्पाद होते हैं, इन्हें संग्रह करते हैं अपने भोजन के लिए।
इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जो शहरों में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, सप्लाई पर निर्भर रहते हैं। जैसे सब्जी वाला आएगा तो हमें सब्जी दे के जाएगा, दूध वाला आएगा तो हमें दूध दे के जाएगा, इस प्रकार की सप्लाई पर निर्भर रहते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरीके के जो भेद थे वो हमें अतीत में भी देखने को मिलते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, और इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद भी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक थे उस समय वो अपने वो युद्ध करते थे उसका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। उनके इस लेखे जोखे के कारण, उनके इस रिकॉर्ड के कारण हम उनके बारे में जान पाते हैं। ठीक है, जो वो लड़ाइयाँ करते थे और उसे जीतते थे उनके बारे में वो उत्कीर्ण कराते थे अभिलेखों में, जिससे हम जानते हैं उनके बारे में। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। कौन लोग नहीं करते थे अपने कार्यों का लेखा जोखा? जो मछुआरे हो गए, शिकारी हो गए, संग्राहक हो गए, कृषक हो गए, पशुपालक। ये अपने मतलब लेखा जोखा नहीं लिखवाते थे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। किसकी सहायता से मदद मिलती है? हमें पुरातत्व की सहायता से मदद मिलती है कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। हमें पुरातत्व से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी शेष है, और हमें अभी भी इतना पता नहीं है कि हम इनके बारे में और भी ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमें इनके बारे में जानना भी शेष है। तिथियों का मतलब, अब ये कह रहा है कि जो डेट्स होती हैं उनका मतलब, मीनिंग। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसा कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष या कोई और वर्ष बताओगे। जैसे कि अगर हम उससे कोई पूछता है कि आपका बर्थ कब हुआ था, आपका जन्म कब हुआ था, तो हम क्या करते हैं, हम डेट बताते हैं, मंथ बताते हैं और ईयर बताते हैं। ऐसे ही अब यही इस बारे में एक्सप्लेन करने वाला हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना कब की जाती है? ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। 2000 कहने का मतलब क्या होता है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 2000 वर्ष बाद। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। जो ईसा मसीह होते हैं उनके जन्म के पूर्व की तिथियाँ, जैसे ये 2000 है, इससे पहले की तिथि ईसा मसीह के जन्म के बाद की होती है, और इसी 2000 से लेके इधर की तिथि जो होगी वो पहले की तिथि होगी, ईसा मसीह के जन्म की तिथि होगी। ठीक है, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, और हमने आरंभिक बिंदु किसे माना है? 2000 को। ठीक है, इसके बाद की तिथियां जन्म के बाद का वर्ष तय करती है, और इसके पहले की तिथियां जन्म से पहले का पूर्व का वर्ष तय करती है। ठीक है, आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।